दोस्तों ईस्टर 1916 इस पोयम के राइटर है W.B. ईट्स। ये पोयम 1916 के बीच लिखी गई थी, जिसे पहली बार माइकल रॉबर्ट्स एंड डांसर के कलेक्शन में 1921 में पब्लिश किया गया था। दोस्तों पोएट ने इस पोयम में ब्रिटिश रूल के खिलाफ आयरलैंड में मंडे के दिन 24 अप्रैल 1916 में हुए एक इवेंट के बारे में और वहाँ के क्रांतिकारियों के बारे में बताया है। दोस्तों ईस्टर 1916 के वार में शामिल हुए कुछ क्रांतिकारी पोएट के परिचित थे और पोएट अक्सर शाम के समय उनसे मिला करते थे। पोएट इस पोयम में बताते हैं कि कैसे वे लोग एक टेरेबल ब्यूटी को जन्म देता है। दोस्तों W.B. ईट्स ने इस पोयम को इसलिए लिखा था ताकि वे इस पोयम के थ्रू अपने इमोशंस को प्रेजेंट कर सके। I have met them at close of day। दोस्तों यहाँ पर them उन क्रांतिकारियों को कहा गया है। तो पोएट कहता है कि मेरी मुलाकात उन लोगों से शाम के समय होता था। कमिंग विद विविड फेसेस फ्रॉम काउंटर और डेस्क अमॉन्ग ग्रे। उनमें से कोई शॉप से तो कोई ऑफिस या फिर स्कूल से वापस आ रहे थे, तो वे एक दूसरे से एकदम जीवंत फेस के साथ मिलते थे। 18th सेंचुरी हाउसेस। दोस्तों यहाँ पर पोएट 18th सेंचुरी के पुराने घर के बारे में कहते हैं कि वे उनसे 18th सेंचुरी के बने घर से होकर गुजरते हुए मिला करता था। I have passed with a nod of the head। और जब मैं उनके पास से गुजरता था तो मैं अपना सिर झुकाकर उनका वेलकम करता था। और पोलाइट मीनिंगलेस वर्ड्स, या फिर यूं ही बड़े ही पोलाइट होकर कुछ मीनिंगलेस बात कहकर उनका वेलकम करता था। और हैव लिंगर्ड अ वाइल एंड सेड पोलाइट मीनिंगलेस वर्ड्स। मैंने काफी समय तक उनका इंतजार भी किया और पोलाइट होकर कुछ मीनिंगलेस बातें भी किया। And thought before I had done of a mocking tale or a jibe to please a companion। दोस्तों इस लाइनों में पोएट कहता है कि और कभी मैं उस विचार को बताता था कि कल मैं क्यों हंसा था, एक दूसरे को हंसाने खुश करने के लिए। अराउंड द फायर एट द क्लब। दोस्तों यहाँ पर पोएट एक क्लब के बारे में बताता है कि इनमें से कई उसी क्लब के मेंबर थे और जिसका एक मेंबर पोएट भी था। तो पोएट कहता है कि जब हम क्लब में फायर के पास बैठा करते थे। दोस्तों यहाँ पर पोएट कहना चाहता है कि पोएट उनके साथ क्लब में फायर के पास बैठा करते थे और कोई चुटकुला या प्लेजर देने वाली बात कहकर उनका मनोरंजन करता था। Being certain that they and I but lived where mortally is burned। दोस्तों पोएट आगे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं और मेरे दोस्त हम सब क्लाउन मतलब जोकर के जैसे जिंदगी बिता रहे थे। हम लोग ऐसी जगह पर रह रहे थे जहाँ पर क्लाउन के कपड़े पहने जाते थे। ऑल चेंज्ड अटरली। दोस्तों इस लाइन में पोएट कहना चाहता है कि आयरलैंड के फ्रीडम के प्रति वे लोग ज्यादा गंभीर नहीं थे, लेकिन ईस्टर 1916 के दिन उन लोगों का नेचर चेंज हो गया था, पूरी तरह से चेंज हो गया था। अ टेरेबल ब्यूटी इज बॉर्न। जिसने एक भयानक ब्यूटी को जन्म दिया। That woman's days were spent in ignorant goodwill। दोस्तों आगे पोएट एक एग्जाम्पल देते हुए एक वुमेन के बारे में बताते हैं कि उसने भी इस क्रांति में भाग ली थी, जिनका नाम है कॉन्स्टेंस मार्किविस। तो पोएट यहाँ पे इनके बारे में बताते हैं कि कॉन्स्टेंस मार्किविस इवनिंग में एक सिंपल गुडविल के साथ अपना ज्यादातर समय उसी क्लब में गुजारती थी। हर नाइट्स इन आर्ग्यूमेंट। उसकी नाइट आयरलैंड के फ्रीडम के प्रति बहस करते हुए गुजरती थी। Until her voice grew shrill। पोएट कहता है कि ईस्टर 1916 के दिन वे इतने जोर जोर से देशभक्ति की नारा लगाती रही जब तक कि उसकी आवाज कर्क ना हो गई। What voice more sweet than hers when young and beautiful। दोस्तों पोएट आगे कहता है कि ये जो वुमेन है वे अपनी यूथ में बहुत यंग और सुंदर थी और वे पॉलिटिक्स में आने से पहले उसकी आवाज कितनी स्वीट थी। She rode to harriers and rode our winged horse। दोस्तों इन दो लाइनों में पोएट कहता है कि ये जो वुमेन है वो बचपन में एक अच्छी घुड़सवारी थी और एक अच्छी शिकारी भी थी। वो घोड़े पर बैठकर हैरियट डॉग्स का पीछा करती थी। हैरियट जो खरगोश को पकड़ने के लिए तेजी से भागा करता था। This man had kept a school। दोस्तों यहाँ पर पोएट एक दूसरे क्रांतिकारी पैट्रिक पियर्स के बारे में बताते हैं। पोएट कहता है कि पैट्रिक एक स्कूल में टीचर था, वे एक पोएट और एक अच्छा क्रिटिक भी था। दिस अदर हिज हेल्पर एंड फ्रेंड।
दोस्तों यहाँ पर पोइट ने तीसरे क्रांतिकारी थॉमस मैकडॉनफ के बारे में बताया है कि थॉमस पैट्रिक का एक अच्छा दोस्त था और साथ ही वे स्कूल में पैट्रिक का मदद भी करता था। Was coming into his force, he might have won fame in the end। दोस्तों पोइट का कहना है कि हो सकता है कि वे अंत में आकर नेम और फेम जीत सकता था। So sensitive his nature seemed, so daring and sweet his thought। उनके जो नेचर थे वे बहुत सेंसिटिव थे, भयानक थे और साथ ही साथ बहुत मजेदार भी थे और उनके विचार स्वीट थे। This other man I had dreamed, a drunken, wine-glorious lout। दोस्तों यहाँ पर पोइट चौथे क्रांतिकारी जॉन मैकब्राइट के बारे में बताते हैं। पोइट का कहना है कि जॉन मैकब्राइट एक शराबी था, वो वाइन पीता था, वो नकारा, शेखीखोर और एक गवार पर्सन था। He had done most bitter wrong to some who are near my heart। दोस्तों पोइट का कहना है कि उसने कुछ लोगों के साथ बहुत गलत किया जो मेरे दिल के बहुत करीब था। Yet I number him in the song। लेकिन फिर भी मैं उन्हें इन सॉन्ग पोयम में क्रांतिकारियों के नंबरों में गिनता हूँ। He too has resigned his part in the casual comedy। दोस्तों पोइट कहता है क्योंकि उसने भी अचानक होने वाली कैजुअल कॉमेडी में अपना क्रांतिकारी का रोल पूरी लगन से निभाया था। He too has been changed in his turn। जॉन मैकब्राइट दोस्तों जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, पोइट कहता है कि वो भी ईस्टर 1916 के दिन बदल गया था। ट्रांसफॉर्म्ड अटरली, पूरी तरह से बदल गया था। अ टेरेबल ब्यूटी इज बॉर्न, और जिसने एक टेरेबल ब्यूटी को जन्म दिया। हार्ट्स विद वन पर्पस अलोन। दोस्तों पोइट कहना चाहता है कि उन क्रांतिकारियों के दिल में केवल एक ही उद्देश्य भरा था, आयरलैंड को फ्रीडम देने की, जो कभी भी चेंज नहीं होगा। थ्रू समर एंड विंटर सीम, भले ही समर हो, विंटर हो या कोई भी सीजन हो, उनका मिशन कभी चेंज नहीं होगा। एन्चेंटेड टू अ स्टोन टू ट्रम्बल द लिविंग स्ट्रीम। दोस्तों पोइट कहता है कि वे लोग अपने मिशन के प्रति इतने समर्पित थे मानो जिसने उन पर कोई मैजिकल इफेक्ट डाल दिया हो, जिससे उनमें एक जबरदस्त चेंज आया, जिसने उन क्रांतिकारियों के हार्ट को एकदम पत्थर के जैसा बना दिया था, एक मजबूत पत्थर के दीवार जैसे, जिसमें आयरलैंड में आने वाली ब्रिटिश साम्राज्य की स्पीड को रोक दिया था। द हॉर्स दैट कम्स फ्रॉम द रोड, द राइडर। वो एक ऐसा समय था जब हर चीज टोटली चेंज हो रहे थे, जैसे सड़क पर दौड़ता हुआ घोड़े का सवारी के साथ वापस आना। द बर्ड्स दैट रेंज फ्रॉम क्लाउड टू टम्बलिंग क्लाउड, तैरते हुए बादलों पर से उड़ती हुई चिड़िया या नदी की धारा पर झुके हुए बादल। मिनट बाय मिनट दे चेंज, सब कुछ मिनट बाय मिनट चेंज हो रहे थे। अ शैडो ऑफ क्लाउड ऑन द स्ट्रीम, और बादल की परछाई जो नदी पर पड़ रही थी, चेंज मिनट बाय मिनट, वो भी मिनट बाय मिनट चेंज हो रही थी। अ हॉर्स हूप स्लाइड्स ऑन द ब्रीम एंड अ हॉर्स स्प्लैशेस विद इन इट। दोस्तों यहाँ पर पोइट कहता है कि जब नदी के किनारे दौड़ते हुए किसी घोड़े का पैर अचानक से फिसल जाता है तो बहुत छपा के आवाज से नदी में गिर जाता है। द लॉन्ग लैंगट मूर हैंड्स डाइव एंड हैंड्स टू मूर कॉक्स कॉल, और इस आवाज को सुन मूर कॉक्स पानी की धारा में कूद पड़ता है और मादा पक्षी अपने मेल पार्टनर को पुकारते हैं। मिनट बाय मिनट दे लीव, वे जिंदा तो रहते हैं लेकिन मिनट बाय मिनट चेंज होते रहते हैं। द स्टोन्स इन द मिडस्ट ऑफ ऑल। दोस्तों इस लाइन में पोइट कहना चाहता है कि नदी में इतना कुछ चेंजेस होने पर भी नदी पर पड़े भारी पत्थर वो एकदम वैसे की वैसी ही रहती है, कुछ भी हो जाए वो पत्थर अपने जगह से नहीं हिलते हैं। तो पोइट का कहना है कि ठीक वैसे ही क्रांतिकारी अपनी डेली रूटीन में बिजी थे, लेकिन सभी का मिशन एक ही रहा जो कभी भी चेंज नहीं हुआ। टू लॉन्ग अ सैक्रिफाइस कैन मेक अ स्टोन ऑफ द हार्ट। पोइट कहता है कि बलिदान देने वालों के हार्ट पत्थर जैसे कठोर बन गए थे, और अब और कितना सैक्रिफाइस करना होगा और कितना बलिदान देना होगा। और व्हेन मे इट सफाइस, अब ये कब पूरा होगा, अब और कितना बलिदान इनफ होगा इस वार को रोकने के लिए। दैट इज हेवेंस पार्ट, आवर पार्ट। वह तो हेवन का पार्ट है, क्योंकि और कितना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ गॉड ही जानता है। टू मर्मर नेम अपॉन नेम, हम तो सिर्फ उन्हें याद कर सकते हैं, और अब हमारा काम उन डेथ पर्सन्स के नाम को जापना है।
as mother names her child when sleep at last has come on limbs that had run wild। दोस्तों इस लाइनों में पोइट कहता है कि कोई माँ अपने बच्चों का नाम धीरे से लेती है, जैसे वो बच्चा पूरा दिन खेलते हुए दौड़ दौड़ के थक गए हैं और रात आने पर आखिरकार वो सो गए हैं। ठीक वैसे ही उन क्रांतिकारियों में से कितनों को फांसी दे दी गई। वे सोए नहीं है, वे तो डेथ के गोद में है। What is it but nightfall? तो क्या उनके लिए रात हो गई है? नो नो नॉट नाइट बट डेथ। नो नो नहीं, ये रात का अंधेरा नहीं है, बल्कि ये तो डेथ है। Was it needless death after all? दोस्तों पोइट कहता है कि क्या आखिरकार उन क्रांतिकारियों का डेथ भी नीडलेस व्यर्थ था? For England make give faith। दोस्तों यहाँ पर पोइट कहता है कि इंग्लैंड ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद आयरलैंड को होम रूल देने का वादा किया था। For all that is done and said, क्रांतिकारियों ने जो कुछ कहा था और किया था, क्या इंग्लैंड उनके बदले में आयरलैंड को होम रूल देगा? दोस्तों पोइट क्या कहना है कि अगर इंग्लैंड आयरलैंड को फ्रीडम देने के अपने प्रॉमिस को पूरा कर देता तो क्या उन क्रांतिकारियों का बलिदान व्यर्थ समझे जाते? We know their dreams enough। पोइट आगे कहता है कि ठीक है, हम उन क्रांतिकारियों के जो ड्रीम थे उन्हें जानते हैं और हमारे लिए इतना जानना ही इनफ है। टू नो दे ड्रीम्ड एंड आर डेड। हम जानते हैं कि उन क्रांतिकारियों ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया और डेथ की ओर चले गए। एंड व्हाट इफ एक्सेस ऑफ लव bewildered them till they died। अपने कंट्री के प्रति इतना प्यार जो उन्हें इंसेन कर दिया, और अपने कंट्री के प्रति इतना प्यार होने के बावजूद भी उन्हें क्या लाभ हुआ जो आखिरकार उन्हें डेथ की ओर ले गए। I write it out in a verse। पोइट कहता है कि मैंने ये सब अपनी इस पोइट्री में लिखा है। मैकडोनाग एंड मैकब्राइड एंड कॉनोली एंड पियर्स नाउ एंड इन टाइम टू बी व्हाटएवर ग्रीन इज वर्न। दोस्तों पोइट लिखता है कि पूरी आयरलैंड में ग्रीन फ्लैग फहरा रहा है। दोस्तों ग्रीन फ्लैग ईरिश रिपब्लिक के प्रतीक है। पोइट कहता है कि ईरिश रिपब्लिक के साथ साथ थॉमस मैकडोनाग, जॉन मैकब्राइड, कॉनोली और पैट्रिक पियर्स के किए गए बलिदानों की याद दिला रही है, और अब वे सब वर्तमान और आने वाली जनरेशन्स के लिए शहीद हो गए हैं। आर चेंज्ड अटरली। और अब उन क्रांतिकारियों का स्टेटस चेंज हो गया है, पूरी तरह से चेंज हो गया है। अ टेरेबल ब्यूटी इज बॉर्न। जिसने उन शहीदों के लिए एक टेरेबल ब्यूटी को जन्म दिया है। दोस्तों इस पोयम को 1916 में ईस्टर राइजिंग को याद करने के लिए लिखा गया था, जिसमें ईरिश क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश रूल से फ्रीडम पाने के लिए वार को अंजाम दिया था, और इस पोयम में पोइट ने उन क्रांतिकारियों की बहादुरी की प्रशंसा की है।